हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है चेतन शुमाली और आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे चैप्टर जिसका नाम है कंपोजिशन लेवी। सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट डील करता है कंपोजिशन लेवी के बारे में। सो बेसिकली ये स्कीम लाई गई थी स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, ताकि उनको ना मल्टीपल रिटर्न्स फाइल करने पड़े, ना ही आईटीसी का कोई झंझट हो। तो सिंपल सा गवर्नमेंट ने एक रेट दिया कि आपको एक रेट दिया जाएगा, उस रेट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है एंड दैट्स इट, राइट। सो अर्लियर जो कंपोजिशन स्कीम लाई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए लाई गई थी, बट नाउ कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज भी गवर्नमेंट लेकर के आई अभी रिसेंटली, राइट। सो सेक्शन 10(1) एंड 10(2) डील करता है कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स के बारे में, और सेक्शन 10(2)(a) डील करता है कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज के बारे में। कंपोजिशन स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने ऑप्शनल रखी है टैक्स पेयर्स के लिए। आप चाहे तो कंपोजिशन स्कीम के थ्रू टैक्स पे करें, या फिर आप नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स पे कर सकते हैं, राइट। सो कंपोजिशन स्कीम का एक थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन इसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं करता है, वो एलिजिबल है टू ऑप्ट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, राइट। सो एक थ्रेशोल्ड लिमिट दिया है कि 1.5 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। बट ये जो लिमिट है 1.5 करोड़ का, ये लिमिट 75 लाख रुपीज हो जाएगा इन 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। सो कौन कौन से स्टेट्स दिए हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा। सो ये 8 स्टेट्स में अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट 75 लाख रुपीज को एक्सीड कर जाता है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 75 लाख तक है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, क्योंकि ये जो लिमिट दिया हुआ है ये एग्रीगेट टर्नओवर का दिया हुआ है। सो एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis। इसका क्या मतलब है? सारी की सारी टैक्सेबल सप्लाईज को आप इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो आपकी इनवर्ड सप्लाई है जिसपे आपको टैक्स भरना है आरसीएम के अंदर, वो इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो तो अपना परचेज है, वो अपना सेल नहीं है, वो किसी और का सेल है। हम उस पर टैक्स पे कर रहे हैं अंदर आरसीएम, बट हमारा वो टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता है, राइट। इसीलिए क्या क्या इंक्लूड करेंगे? ऑल टैक्सेबल सप्लाईज यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी। उसके बाद एग्जाम सप्लाईज भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनती है। देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। इसका क्या मतलब है? आपके मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, बट अगर सेम पैन पर आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन के टाइम पे आपको सारे ही स्टेट्स का टर्नओवर लेना पड़ेगा, राइट। बट इसमें कुछ चीजें एक्सक्लूड भी की गई है। क्या एक्सक्लूड करना है आपको? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस, राइट। सो बेसिकली चार चीजें आपको इंक्लूड करना है, चार चीजें आपको एक्सक्लूड करना है। इंक्लूड क्या क्या करेंगे? ऑल टैक्सेबल सप्लाईज होगी, एग्जाम सप्लाई होगी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, और इंटर स्टेट सप्लाईज होगी। और एक्सक्लूड करेंगे हम यहाँ पर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस, राइट। अब एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 10। ये क्या बोलता है कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड होगा और क्या एक्सक्लूड होगा, राइट। सो इंक्लूड करेंगे हम, जब भी हम एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जो वैल्यू ऑफ सप्लाईज फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके वो डेट तक जब हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, वो डेट तक का वैल्यू हमको इंक्लूड करना है, वो डेट का टर्नओवर अपने को इंक्लूड करना है। बट एक्सक्लूड क्या करेंगे? एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज ऑफ सर्विसेज provided by way of extending deposits, loans or advances insofar as the consideration is represented by way of interest or discount, right। so आपको जो भी इंटरेस्ट और डिस्काउंट रिसीव होता है लोन्स एंड डिपॉजिट्स पे, उस पर वो चीज को आपको एक्सक्लूड करना है, राइट। बट आपका जब भी टर्नओवर निकाल रहे हैं, मान लीजिए आपका 1 अप्रैल से आपने बिजनेस शुरू किया है, राइट। सो आपको अप्रैल, और आप रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्ट करते हैं अक्टूबर में। सो ये जो टाइम पीरियड में आपका जो भी सप्लाईज होगा उसको भी आपको इंक्लूड करना है एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में, राइट। उसके बाद
आपको यहाँ पर रेट्स क्या दी हुई है कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1), उसमें रेट्स दी गई है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका रेट हो जाएगा 1% ऑफ द टर्नओवर, राइट। 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी। अगर आपका रेस्टोरेंट सर्विसेज है, जनरली कंपोजिशन स्कीम जो अर्लियर आया था वो सिर्फ गुड्स के लिए था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट सर्विसेज को भी इसके अंदर डाला था कि अगर आपका रेस्टोरेंट बिजनेस है तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा 5% के रेट से, 5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, राइट। और अदर्स के केस में, अदर्स कौन हो गए, ट्रेडर्स होलसेलर्स हो गए, उनका रेट दिया है 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। यहां पर सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज आपको लेनी है। ऊपर के दोनों केसेस में आपको टोटल टर्नओवर लेना है, लेकिन ट्रेडर्स के केस में आपको 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ही लेना है, राइट। अब गवर्नमेंट एक चीज और लेकर के आई कि जब आप कोई गुड्स सेल कर रहे हो उसके साथ में कोई मार्जिनल सर्विसेज भी आप दे रहे हो, राइट। तो मार्जिनल सर्विसेज भी आप दे सकते हो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, बट उसका एक लिमिट दिया हुआ है। लिमिट कितना दिया है, 10% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख, विच एवर इज हायर। सो या तो 10% ऑफ द टर्नओवर या फिर ₹5 लाख, विच एवर इज हायर। इस अमाउंट तक का आप मार्जिनल सर्विसेज भी दे सकते हो अलोंग विद द सप्लाई ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस, राइट। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है सेक्शन 10 का कि जब आप टैक्स पेबल निकाल रहे हो, पहले हम एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे थे, राइट। अब जब आपको टैक्स पेबल निकाल रहे हो तो आपको दो चीजें इंक्लूड नहीं करनी है। कौन कौन सी? पहला, सप्लाईज फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन सच सप्लाईज बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और दूसरा इंटरेस्ट और डिस्काउंट, राइट। सो जब आप, इसका मतलब क्या हुआ, राइट। दो बातें बोली गई, पहला एग्रीगेट टर्नओवर की, और दूसरा दिया हुआ है आपको टैक्स पेबल निकालना है, राइट। समझो, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो तो आपको 1 अप्रैल से लेकर के आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक का आपको टर्नओवर इंक्लूड करना है, लेकिन जब टैक्स पेबल निकाल रहे हो तब आपको इस चीज को एक्सक्लूड करना है। क्यों एक्सक्लूड करेंगे? क्योंकि समझिए, आपने रजिस्ट्रेशन लिया अक्टूबर से, तो उसके पहले की रेट पे आप क्यों टैक्स पे करोगे? उसके पहले जितना आपने सप्लाईज किया है उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना। उसके बाद आप रजिस्टर्ड हुए, उसके बाद आप कंपोजिशन स्कीम में आओ, तो अक्टूबर के बाद आप जितना सप्लाई करोगे उस पर ही आपको टैक्स पे करना है, राइट, जीएसटी के अंदर। सो सिंपल है, जब जब एग्रीगेट टर्नओवर आप निकाल रहे हो तो आप इंक्लूड करोगे 1 अप्रैल से लेके आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक का टर्नओवर भी आपको इंक्लूड करना है। लेकिन जब आप टैक्स पेबल निकाल रहे हो, टैक्स पेबल निकालने के टाइम पे आपको दोनों ही चीजें एक्सक्लूड करनी है। प्रीवियस टर्नओवर भी, 1 अप्रैल से लेके के डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक का टर्नओवर भी एक्सक्लूड करना है, और इंटरेस्ट और डिस्काउंट तो हर केस में एक्सक्लूड होगा ही, राइट। उसके बाद सेक्शन 10(2) में यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई है। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है सेक्शन 10(1) के अंडर, तो आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो कंडीशंस आप सेटिस्फाई करते हो तो ही आप एलिजिबल हो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए। क्या क्या कंडीशन है? पहला दिया हुआ है, ही इज नॉट एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ सर्विस। आपको कोई भी सर्विसेज सप्लाई नहीं करना है, लेकिन अगर आप मार्जिनल सर्विसेज अप टू द लिमिट, ये लिमिट में अगर फॉल करके आप सर्विसेज दे रहे हो तो आप एलिजिबल हो, राइट। उसके बाद दिए गए कि ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स। जिस पे टैक्स लगता ही नहीं वैसा कोई सप्लाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए आपका कोई भी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज की बात की है। अगर आप कुछ खरीद रहे हो, इनवर्ड सप्लाई ले रहे हो इंटर स्टेट से, वो अलाउड है। यहाँ पर बोला गया है इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए ऑफ गुड्स और सर्विसेज, राइट। उसके बाद ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ऐसा कोई भी सप्लाई नहीं होना चाहिए आपका जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रहा है। उसके बाद ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द फॉलोइंग नोटिफाइड गुड्स। कुछ गुड्स नोटिफाई किए हैं, वो गुड्स के मैन्युफैक्चरर आप नहीं हो सकते। कौन कौन से गुड्स हैं? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल्स वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका,
पान मसाला हो गया, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट हो गए, एरेटेड वाटर हो गया, फ्लाई ऐश ब्रिक्स हो गए, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स हो गए, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मीन्स हो गया, बिल्डिंग ब्रिक्स हो गया, अर्थन और रूफिंग टाइल्स हो गया। सो ये सारे गुड्स अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप इन सब गुड्स का अगर आप ट्रेडर हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि ट्रेडर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स क्या करता है स्टूडेंट, जनरली नाम आता है जैसे ही पान मसाला तो वो इनएलिजिबल कर देता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरर दिया गया है या ट्रेडर की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। सो अगर आप इनके मैन्युफैक्चरर है तो आप एलिजिबल नहीं है, राइट। उसके बाद लास्ट कंडीशन दिया है कि ही इज नाइदर सीटीपी और एनआरटीपी, राइट। सो ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो ही आप एलिजिबल हो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए। उसके बाद एक बात यहाँ पर बोली गई कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहा है और उसके अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस है तो सारे के सारे रजिस्ट्रेशंस एलिजिबल, सारे के सारे स्टेट्स में एलिजिबल होना चाहिए वो, राइट। ऐसा नहीं कि आपने एक स्टेट में कंपोजिशन स्कीम लिया और दूसरे स्टेट में नॉर्मल स्कीम के थ्रू पे कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। सो द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस all such registered person opt to pay tax under that subsection, right। उसके बाद एक नया स्कीम लेकर के आए हैं, कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज सर्विस सप्लायर एंड मिक्स सप्लायर अंडर सेक्शन 10(10)(2)(a) क्या बोलता है, राइट। पहले जो था कंपोजिशन स्कीम वो सिर्फ गुड्स के लिए था और नेमली वन सर्विसेज के लिए था, वो था रेस्टोरेंट सर्विस। लेकिन बाद में गवर्नमेंट लेकर के आई कि जो स्मॉल सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं, जिनका बिजनेस स्मॉल स्केल का है और वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए भी स्कीम लेके आई सेक्शन 10(2)(a) के अंदर। उसमें क्या बोला गया है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर in the preceding financial year did not exceed rupees 50 lakh, then you are eligible to opt for composition scheme under section 10(2)(a) and have to pay tax at the rate of 6%, ठीक है, 3% CGST and 3% SGST of the turnover in a state or turnover in a union territory। उसके साथ आपकी कंडीशंस दी गई है, कंडीशन वो की वही कंडीशन है कि आपका कोई भी ऐसा गुड्स और सर्विसेज नहीं होना चाहिए जो नॉट लेविएबल टू टैक्स हो, कोई भी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज नहीं होना चाहिए, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं सप्लाई होना चाहिए। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते ये गुड्स के, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर एंड सीटीपी एंड एनआरटीपी नहीं होना चाहिए, राइट। सो अगर ये कंडीशंस आप फुलफिल करते हो और आप अगर सप्लायर ऑफ सर्विस हो और आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ₹50 लाख एक्सीड नहीं करता है तो आप एलिजिबल हो जाओगे और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 6%, राइट। कब तक आप इस स्कीम के अंदर पे कर सकते हो, जब तक आपका टर्नओवर 50 लाख एक्सीड नहीं करता है। जब भी आपका टर्नओवर 50 लाख एक्सीड कर जाएगा तो आप इस स्कीम में एलिजिबल नहीं रहोगे और आपको नॉर्मल स्कीम के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद बात करते हैं कुछ जनरल कंडीशंस दी गई है यहाँ पर, कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस फॉर कंपोजिशन लेवी। क्या क्या बात है बोलिए कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा सेक्शन 9(3) एंड 9(4) के अंडर ऑन इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, राइट। इवन दो यू आर अ कंपोजिशन सप्लायर, बट आपका कोई भी ऐसा सर्विस आपने लिया है जिसमें आपको टैक्स पेबल आ रहा है रिवर्स चार्ज के अंदर, तो आपको वो पे करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं हो सकते हैं। आपको कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ये लिखना पड़ेगा आपको बिल ऑफ सप्लाई पे, राइट। जो रेगुलर स्कीम में होता है वो टैक्सेबल इनवॉइस इशू करता है और जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर होता है वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। और जो भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है उसके टॉप पर आपको ये लिखना है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, राइट। उसके बाद आपको हर जगह डिस्प्ले में आपको लिखना है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, राइट। उसके बाद रूल 3 एंड रूल 4 बात करता है कि इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी, आपको इंटीमेशन कब देना है। सो इसमें दो बातें बोली गई है। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, राइट, इंटीमेशन बाय पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आप जब रजिस्ट्रेशन ले रहे हो वो टाइम पे ही आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर दो और आपका इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन स्कीम वही डेट हो जाएगा जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन दिया गया, राइट। लेकिन अगर आपका दूसरा केस है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो और अब आप ऑप्ट करना चाहते हो कंपोजिशन स्कीम, तो आप वो सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर में ही ले सकते हो, राइट। अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आप कोई भी डेट पर ले सकते हो, लेकिन आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो
और आप कंपोजिशन स्कीम अब आप ऑप्ट करना चाहते हो, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर में ही हो सकता है, राइट। और उसका इफेक्टिव डेट जो है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन स्कीम वो डेट होगा जो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का, राइट। उसके बाद सेक्शन 10(3) क्या बोलता है? सेक्शन 10(3) बताता है वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी। क्या क्या बात करते हैं हम? पहला इसमें दिया गया है विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम बाय अ टैक्स पेयर हु सीजेस टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। अपन ने सेक्शन 10(2) के अंदर कंडीशंस दी गई है, वो पढ़ी थी। अगर आप वो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो आपका जो कंपोजिशन स्कीम है वो लैप्स हो जाएगा, और आपका अगर एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो एक्सीड हो जाता है स्पेसिफाइड लिमिट के। आपकी लिमिट 1.5 करोड़ हो सकती है, 75 लाख हो सकती है, 50 लाख हो सकती है। अगर आप कोई भी, आपका जो भी लिमिट में फॉल करते हो, अगर आपकी वो लिमिट एक्सीड हो जाती है, तो आपका कंपोजिशन स्कीम लैप्स हो जाएगा, राइट। और उसके बाद आपको टैक्स पे करना पड़ेगा रेगुलर स्कीम के अंदर, सेक्शन 9(1) के हिसाब से। और उसके बाद आपको बिल ऑफ सप्लाई नहीं, उसके बाद आपको इशू करना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस, राइट। और साथ ही साथ आपको एक इंटीमेशन भी देना पड़ेगा फॉर विड्रॉल फ्रॉम द स्कीम विद इन 7 days, राइट, विद इन 7 days ऑफ द occurrence of such event. Then the effective date from which withdrawal from composition scheme shall take effect shall be the date indicated by him in intimation, right। जो भी डेट आप इंटीमेट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका विड्रॉल का डेट हो जाएगा, राइट। सो पहली बात बोली गई है, जब आप कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो, कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो आपका विड्रॉल हो जाएगा कंपोजिशन स्कीम से। दूसरे में बताया गया है कि अगर आप खुद से अपनी इच्छा से विड्रॉ करना चाहते हो कंपोजिशन स्कीम, तो भी प्रोसीजर सिंपल है। आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना है और उस एप्लीकेशन के हिसाब से आपका विड्रॉ हो जाएगी कंपोजिशन स्कीम, राइट। थर्ड केस बोला गया है डिनायल ऑफ ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम बाय अ टैक्स अथॉरिटी। अगर कोई टैक्स अथॉरिटी आपका कंपोजिशन स्कीम से निकालती है बाहर, वो कब हो सकता है? कि जब प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव हो कि आपने जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है वो कोई कंडीशन को ब्रीच करके या कोई गलत तरीके से आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है, तो टैक्स प्रॉपर ऑफिसर जो है वो आपको एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा, और उसका आपको रिप्लाई देना पड़ेगा विद इन द गिवन टाइम। और अगर वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है और प्रॉपर ऑफिसर उसको एक्सेप्ट करता है, तो ठीक है। लेकिन अगर डिनाई करता है और वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो फिर वो आपका कंपोजिशन स्कीम से आपको बाहर कर सकता है, राइट। जो इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल होगा, वो डेट डिसाइड करेगा प्रॉपर ऑफिसर उसके ऑर्डर में, राइट। उसके बाद सेक्शन 10(4) क्या बोलता है? 10(4) बोलता है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर हो, चाहे सेक्शन 10(1) के अकॉर्डिंग हो या सेक्शन 10(2)(a) के अकॉर्डिंग हो, यू आर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट। सिंपल सा, क्योंकि आपको एक रेट दिया है, आपको सीधा वो रेट के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। आप रेसिपिएंट से कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, और ना ही किसी तरह का कोई आईटीसी आप ले सकते हैं, राइट। उसके बाद लास्ट सेक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है सेक्शन 10(5). 10(5) क्या बोलता है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि आपने कोई कंपोजिशन स्कीम जो है वो गलत तरीके से ऑप्ट की, या आपने प्रॉपरली टैक्स पे नहीं किया है, राइट, तो आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा ही, साथ में आपको पेनल्टी भी लगाई जाएगी, और प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 एंड 74 के प्रोविजंस भी वो इन्वोक कर सकता है, राइट, अगर कोई भी टैक्स पेमेंट में आपने डिफॉल्ट किया है, राइट। सो ये था कंपोजिशन स्कीम के बारे में। बेसिकली सिंपल शब्दों में समझे, 5 सेक्शंस हैं। सेक्शन 10(1) बोलता है लिमिट्स के बारे में, थ्रेशोल्ड लिमिट्स दी गई है। अगर आप वो लिमिट्स आपका एक्सीड नहीं होता है 1.5 सीआर का, या 75 लाख का, या 50 लाख का, तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। सेक्शन 10(2) बात करता है कंडीशंस की। वो कंडीशंस आप अगर सेटिस्फाई करते हो, तो ही आप सेक्शन 10(1) के अंदर रजिस्ट्रेशन ले सकते हो कंपोजिशन स्कीम में, राइट। उसके बाद सेक्शन 10(2)(a) बोलता है सर्विसेज के लिए। अगर आप सर्विस सप्लायर हो, तो आप टैक्स पे कर सकते हो उसके अंदर, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख रुपीस तक है, 6% की रेट से आप टैक्स पे कर सकते हो। उसके बाद 10(3) बोलता है विड्रॉल की बात करता है, कि आपका कंपोजिशन स्कीम लैप्स हो जाएगा जब आपका जो टर्नओवर है वो एक्सीड कर जाएगा।
उसके बाद 10(4) बोलता है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर हो तो ना आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो रेसिपिएंट से, ना ही आप एलिजिबल हो फॉर टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। और सेक्शन 10(5) बोलता है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि आपने टैक्स पेमेंट में कोई भी गड़बड़ किया है तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और साथ में साथ सेक्शन 73 या 74 के प्रोविजंस भी वो इन्वोक कर सकता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपोजिशन स्कीम। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।